स्टूडेंट, मैं हूँ वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। और आज हम लोग जो है बिलियन में ही, जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैं और बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा बताया था कि बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म जो है विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करता है कि उसकी संख्या कितनी है। और बिलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म में हमने 4 पार्ट बताया था, प्रासरण एवं प्रासरण दाब। उसके बाद हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन बताया था, हिमांक का औनमन बताया था, और एक आपका और बताए थे। ये 4 पार्ट इसमें आपको बताया गया था। उसमें हमने आपको प्रासरण के बारे में बताया था, प्रासरण की परिभाषा बताया था, और साथ ही साथ जो है परासरण की परिभाषा मैंने बताया था कि किसी विलयन में किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक जो प्रवाह होता है वो किसके बराबर होता है? प्रासरण के बराबर होता है। किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह को हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि जो अंगूर जैसे किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो वो प्रासरण के कारण ही वो क्या होता है? फूल जाता है। उसके साथ उसके पहले हमने बताया था अर्धपारगम्य झिल्ली, तो हमने बताया था कि वह झिल्ली जिसके द्वारा केवल जो है विलायक का प्रवाह होता है, विलयन का नहीं, ऐसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे इसमें आपको बताया गया था, अंडे की झिल्ली बताए थे, प्याज की झिल्ली बताए थे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की झिल्ली बताया गया था। तो इस तरह से हमने इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब आपको क्लियर करा दिया था। और आज का जो लेक्चर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा। आपको आज ऐसे टॉपिक, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम आना ही आना है, इसीलिए लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो आइए हम बात करते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण की परिभाषा मैं बता दिया था कि किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह को हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। आज हम बात करते हैं प्रासरण दाब, जिसकी अंग्रेजी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रासरण दाब होता क्या? वह कम से कम दाब जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। याद रखिएगा कि वह कम से कम दाब जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। यानी वह कम, आप परिभाषा देंगे कि वह कम से कम दाब जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि वह कम से कम दाब जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है? बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और मैं लिखवाया हूँ, किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब, याद रखिएगा, किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन एवं विलायक के मध्य प्रासरण की क्रिया को क्या कहते हैं? रोक देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। तो इस तरह से हमने आपके सामने स्क्रीन पर 2 परिभाषा लिखा है। जो दूसरा परिभाषा है, किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली, आपको बताया दिया गया है कि अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो केवल विलायक जिससे केवल विलायक का प्रवाह होता है, विलयन का प्रवाह नहीं होता है। तो मतलब किसी विलयन पर लगाया गया वह कम से कम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन और विलायक के मध्य प्रासरण क्रिया को रोक दे, उसे क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। साथ ही साथ देखिए, प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधियां मैं लिखवाया हूँ। प्रासरण दाब ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। पहली विधि होती है बर्कले तथा हर्टले विधि, जिसको हम कहते हैं बर्कले एंड हर्टले मेथड। मोरस एवं फ्रेचर विधि, मोरस एवं फ्रेचर विधि को मोरस एंड फ्रेचर्स मेथड कहते हैं। अगला होता है फ्रेपर विधि, जिसको फ्रेपर के नाम से जानते हैं, और जीव द्रव संचरण विधि, प्लाज्मोलिसिस मेथड। इस तरह से प्रासरण दाब की हमने परिभाषा बताया। अब इन विधियों के बारे में अलग अलग नहीं इसको पढ़ना है, क्योंकि इन
विधियों का विस्तार से नहीं पूछा जाता है। बस ये अगर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रासरण दाब ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, तो आपको केवल इनका नाम लिखना है, इनके बारे में डीपली आपको जानना नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। इसमें सबसे प्रासरण की परिभाषा आपको बता दिया गया कि किसी विलायक का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्राकृतिक प्रवाह को हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। और प्रासरण दाब की परिभाषा बता दिए कि वह कम से कम दाब जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब किसी विलायक के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है, उसे प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब की एक दूसरी परिभाषा है कि किसी विलयन पर लगाया गया हुआ कम से कम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन एवं विलायक के मध्य प्रासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे हम प्रासरण दाब कहते हैं। और प्रासरण दाब ज्ञात करने की विधि वर्कले तथा हर्टले विधि, मोरस एवं फ्लेचर विधि, फ्रेपर विधि, और अगला है जीव द्रव्य संकुचन विधि। तो ये इतने इंपॉर्टेंट चीज थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब अगला इसमें टॉपिक आता है समदाबी विलयन। अब इसकी अंग्रेजी होती है आइसोपिस्टिक सॉल्यूशन। समदाबी विलयन होता क्या है, तो आप बताएंगे कि समदाबी विलयन का मतलब यह है कि स्थिर ताप पर जिन विलयनों के, यानी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें हम समदाबी विलयन कहते हैं। तो लिखेंगे स्थिर ताप या निश्चित ताप, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान, स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं। समदाबी विलयन कहते हैं। याद रखेंगे कि स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, समदाबी विलयन कहते हैं। अब अगला नियम इसमें आता है बायल वांट हाफ नियम। बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम, ये क्या होता है, ये याद रखेंगे। IMP है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। बायल वांट हाफ नियम क्या है, समझिएगा। बायल वांट हाफ नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है P, वह विलयन की सांद्रता के समानुपाती तथा किसी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन के सांद्रता के समानुपाती तथा जो विलयन की सांद्रता उसके आयतन के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बायल वांट हाफ नियम कहते हैं। किसी विलयन का ध्यान दीजिएगा ना कि इसकी परिभाषा को और समझ लेते हैं कि बायल वांट हाफ नियम क्या है। तो याद रखेंगे किसी विलयन का, इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब, किसी नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण दाब विलयन के सांद्रता के समानुपाती तथा विलयन की सांद्रता विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर कहेंगे या स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, किसी विलयन का परासरण दाब को
ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब है, डबल इनवर्टेड कॉमा हम लिख रहे हैं, प्रासरण दाब विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, सांद्रता को C से लिखते हैं, विलयन की सांद्रता के समानुपाती, ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब भी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है तथा विलयन की सांद्रता तथा विलयन की सांद्रता विलयन के आयतन को भी से लिखेंगे, विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ध्यान दीजिएगा कि विलयन का प्रासरण दाब P, जो P है वो सांद्रता को C से, सांद्रता के समानुपाती, तथा विलयन की जो सांद्रता C है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/v। इस तरह से देखेंगे तो एक साथ, जैसे जो दाब है प्रासरण दाब वो सांद्रता के समानुपाती हो गया और जो सांद्रता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, तो कहने मतलब ये P जो है समानुपाती है C के और C की व्युत्क्रमानुपाती है किसके, V के। अब इसको प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा P प्रपोर्शनल लिख देंगे ऐसे C/V के, और प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं कुछ कांस्टेंट लिख देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा KC/ क्या V के, या तिर्यक का कर देंगे तो PV बराबर हो जाएगा KC, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं जहाँ के एक नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, या ऐसे लिख सकते हैं जहाँ के एक नियतांक है, ऐसे लिख सकते हैं नियतांक है। तो एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, समतापी विलयन क्या होता है। आप कहेंगे निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं, जिन विलयनों के वाष्प दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समतापी विलयन कहते हैं। तो कहने मतलब यह है कि स्थिर ताप पर जिन विलयनों के वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समतापी विलयन कहते हैं। और वायुमान भाप नियम क्या कहता है, याद रखें इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती तथा विलयन की सांद्रता विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मैं लिखा हूँ, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती यानी P समानुपाती C, और विलयन की सांद्रता C आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, आयतन के व्युत्क्रम माने 1/d के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं P प्रपोर्शनल C/v, ठीक है, और प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ K लिख देंगे, कांस्टेंट यहाँ लिख देते हैं, और KC/v और फिर पूरा कर देंगे तो P और KC, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। तो आई होप आपको ये जो परिभाषा है, ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो नियम आता है, अभी हम लोगों ने बायल वान ठाप नियम पढ़ा है, अब चार्ल्स वान ठाप नियम क्या होता है ये जानते हैं। तो याद रखिएगा इस नियम के अनुसार किसी विलयन का प्रासरण जो प्रासरण दाब होता है वो याद रखिएगा, किसी भी विलयन का प्रासरण दाब यानी स्थिर, ऐसे कहेंगे इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद रखेंगे यानी कहेंगे कि स्थिर सांद्रता पर, इसके पहले हम लोग बायल वाले में स्थिर ताप की बात किए थे और इसमें क्या होगा, स्थिर सांद्रता पर, उसमें
इसमें हमने बताया था कि स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो सांद्रता के समानुपाती तथा सांद्रता जो है होती है वो उसके आयतन के विरुद्ध समानुपाती होते हैं। इसमें क्या है कि स्थिर सांद्रता होती है और स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार डबल इंटेड कामों में स्थिर सांद्रता पर स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब की, ध्यान दीजिएगा, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब की उसके परम ताप, उसके परम ताप कैपिटल टी, परम ताप के समानुपाती होता है। याद रखेंगे स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का प्रासरण दाब P उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी अर्थात आप लिखेंगे, अर्थात प्रासरण दाब प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखेंगे प्रासरण दाब प्रोपोर्शनल परम ताप लिखेंगे और प्रासरण दाब को P से लिखते हैं, P प्रोपोर्शनल कैपिटल T लिखेंगे और प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लिखते हैं। तो T बराबर कांस्टेंट के रूप में हो जाएगा 5 कांस्टेंट में हो गया KT और T को उठा के इधर भेजेंगे तो T/T बराबर हो जाएगा K, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। लिखेंगे जहाँ K एक नियतांक है। अब देखिएगा एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। देखिएगा चार्ल्स वान ट्राप नियम और पायल वान ट्राप नियम में दोनों में अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। पायल वान ट्राप नियम क्या कहता है कि ताप स्थिर होना चाहिए। पायल का नियम ताप को स्थिर करके बताता है। तो आप पायल वान ट्राप नियम बताए थे कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती तथा विलयन की सांद्रता उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पायल का वान ट्राप नियम है। और चार्ल्स का वान ट्राप नियम क्या कहता है, ये कहता है कि इस नियम के अनुसार अब सांद्रता क्या होनी चाहिए, स्थिर सांद्रता। ये स्थिर सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि पायल जो है स्थिर ताप पर निर्भर करता है। तो स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का जो प्रासरण दाब P होता है वह उसके परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होता है। अर्थात प्रासरण दाब प्रोपोर्शनल परम ताप, और प्रासरण दाब को P से लिखते हैं, परम ताप को कैपिटल T से लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट कहते हैं, बराबर अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा रहे हैं KT लिख दिए। अब ये T उठा के इधर कर दीजिए, ये क्योंकि गुणनफल के रूप में है तो T/T बराबर K, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है। इस तरह से आपका ये भी नियम फाइनल होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला जो नियम आएगा राउल्ट का नियम। तो अगला नियम आते हैं लेकर राउल्ट का नियम। अब अगला नियम आपके सामने देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है कि राउल्ट का नियम क्या है। अगर राउल्ट का नियम नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड सवाल एकदम श्योर है आना है बोर्ड परीक्षा में। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। राउल्ट का नियम क्या है याद रखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलयन में आपेक्षिक अवनमन उसके विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। तो याद रखेंगे राउल्ट का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस
नियम के अनुसार किसी विलेन के वाष्प दाब में इस नियम के अनुसार मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस नियम के अनुसार डबल इंटरकॉलम में किसी विलेन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज या मूल अंश, मूल प्रभाज लिखेंगे या मूल अंश इस नियम के अनुसार किसी विलेय के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज या मूल अंश के बराबर होता है। यानी इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का कोई नियम आपसे पूछेगा, कहिएगा इस नियम के अनुसार किसी विलेय के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब नीचे से लिखेंगे यदि किसी विलायक का वाष्प दाब P0 लिख दे रहे हैं। यदि किसी विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलेयन का वाष्प दाब PS हो, यदि किसी विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलेयन का वाष्प दाब PS हो तथा विलेयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n लिखते ही विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से तथा विलायक के मोलों की संख्या आप जानते हैं विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं। क्यों कैपिटल N से लिखते हैं? क्योंकि विलायक की मात्रा अधिक होती है तो उसके मोलों की संख्या को बड़का N से लिखते हैं। विलेय की मात्रा कम होती है तो विलेय की मोलों की संख्या को छोटा N से लिखते हैं। तब विलायक की मोलों संख्या कैपिटल N हो तब राउल्ट के नियम से लिखेंगे राउल्ट के नियम से वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी यहाँ लिखेंगे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। ये याद रखेंगे, यानी ये आपका मेन सूत्र बनता है। यानी यहाँ से देखेंगे कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, आप बताइएगा। इस नियम के अनुसार किसी विलेयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज या मूल अंश के बराबर होता है। मूल प्रभाज या मूल अंश का सूत्र यही होता है। विलेय के मूल अंश का सूत्र होता है कि विलेय के मूलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या, तो ये मूल प्रभाज हो गया।
और विलायक का रहता है क्या, तो कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिखते हैं। तो ये विलायक का तो है नहीं, ये विलेय का मूल प्रभाज है। विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र होता है एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो लिखे हैं आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन मतलब क्या है, यदि हमने लिखा कि यदि किसी विलायक का वास्तवता P0 और विलेय का वास्तवता PS हो तथा विलेय के मूलक संख्या को स्मॉल एन तथा विलेय के मूलक संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मूलक संख्या कैपिटल एन हो, तब राउट के नियम से सूत्र होता है वास्तवता में आपेक्षिक अवनमन। वास्तवता में आपेक्षिक अवनमन मतलब विलायक के वास्तवता में से विलेय के वास्तवता को घटाते हैं बटे फिर विलायक का वास्तवता लिखते हैं बराबर ये वह आपेक्षिक अवनमन है। इसको कहते हैं कि आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर होता है, तो होता है इसके विलेय के मूल प्रभाज। ये मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अब थोड़ा सा और इसमें बढ़ा देते हैं कि अगर यदि विलेय का यही थोड़ा सा इसमें और इस सूत्र को हम बढ़ाते हैं, यदि विलेय का भार स्मॉल w तथा अणुभार स्मॉल m हो एवं विलायक का भार कैपिटल W एवं विलायक का भार क्या हो कैपिटल W तथा अणुभार कैपिटल M हो, तब याद रखेंगे। तो कहने मतलब यदि विलेय का भार क्या हो W हो और अणुभार स्मॉल m हो और विलायक की विलेय कम होता है तो उसके भार को स्मॉल W से लिखेंगे और अणुभार को स्मॉल m से, और विलायक का भार अधिक होता है तो कैपिटल W से और अणुभार को कैपिटल M से लिखें। तब विलेय के मोलों की संख्या और मोलों की संख्या का सूत्र आप जानते हैं भार बटे अणुभार। तो भार इसका मतलब क्या होगा, स्मॉल n से लिख देते हैं। तो n बराबर क्या होगा, भार आपका W दिया है और अणुभार क्या दिया स्मॉल m। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या निकालोगे, विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल N से लिखेंगे और n बराबर देखिए यहाँ भी भार बटा भार और भार अब यहाँ क्या है W और अणुभार क्या है कैपिटल M। अब हम देख सकते हैं कि स्मॉल n तथा कैपिटल N के मान हम निकाल चुके हैं। अब स्मॉल n तथा कैपिटल N के मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे स्मॉल n और कैपिटल N के मान समीकरण 1 में रखने पर आइए समीकरण 1 में रखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ से मैं रखना चाहता हूँ स्मॉल समीकरण 1 में रखना है तो P0 माइनस क्या होगा, PS बटे क्या होगा P0 बराबर L की जगह क्या रखोगे, L की जगह छोटा W बटे स्मॉल m बटे फिर स्मॉल l की जगह छोटा W बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल L की जगह क्या होगा बड़का W बटे कैपिटल M। अब क्या करेंगे, या इसको लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, अब इन दोनों का लॉसल लेंगे तो ऊपर देखेंगे तो छोटा W बटे छोटा m, नीचे देखेंगे तो इन दोनों का लॉसल लेंगे क्या होगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो इसका इसमें पूरा होगा तो स्मॉल W कैपिटल M और धन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और आप देख सकते हैं ये वाला मान ऊपर चला जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा P0, इसके आगे की कहानी है तो इसके आगे वाला क्या होगा P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो ये वाला मान ऊपर जाएगा, वैसे ये स्मॉल m से स्मॉल m काट दीजिए और कैपिटल M ऊपर चला जाएगा। तो कैपिटल M
कैपिटल M स्मॉल w बटे कैपिटल M स्मॉल w, यहाँ भी लिख सकते हैं कैपिटल M स्मॉल w अधन कैपिटल W और स्मॉल m, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से राउंड के नियम का ये सूत्र वो निकल कर आता है। एक बार और समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है ये इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये नियम अक्सर आता है 3 नंबर में आता है, एकदम श्योर एंड सर्टेन। और अगर नियम नहीं आता तो इस पर रिलेटेड सवाल पक्का आता है। तो याद रखेंगे आप लोग, राउंड का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी विलयन के बांस दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यही विलेय पदार्थ का मोल प्रभाज का सूत्र होता है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, ये मोल प्रभाज हो गया। और आपेक्षिक अवनमन मतलब विलायक के बांस दाब में से विलयन के बांस दाब को जब घटा लेते हैं और फिर जो है विलायक के बांस दाब से भाग करते हैं, तो यही आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। तो हमने लिखवाया है, यदि किसी विलायक का बांस दाब P0 तथा विलयन का बांस दाब क्या हो? PS हो, यानी विलयन मतलब सॉल्यूशन, इसमें PS है और विलायक के लिए P0 हमने लिख दिया। तथा विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल m तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N हो, तब राउंड के नियम से P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गया। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि P0 माइनस PS बटे P0 और ये इसके आगे की कहानी, यहाँ से फिर आप आए होंगे यहाँ। उसके बाद हमने क्या बताया है, यदि विलेय का भार स्मॉल w तथा अणु भार के स्मॉल m हो और विलायक का भार कैपिटल W और अणु भार कैपिटल M हो, तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर का भार बटे अणु भार, भार आपका स्मॉल w है और अणु भार स्मॉल m है। इसी प्रकार विलायक की मोलों की संख्या निकालेंगे तो भार बटे अणु भार, भार आपका कैपिटल W और अणु भार कैपिटल M है। अब स्मॉल n और कैपिटल N है, स्मॉल n और कैपिटल N के मान कहाँ रखें? समीकरण नंबर 1 में। तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल n का मान क्या निकाले हो? स्मॉल w बटे स्मॉल m और फिर कैपिटल, फिर स्मॉल n था, फिर स्मॉल n की जगह ये हम यहाँ रख देंगे प्लस कैपिटल n, प्लस कैपिटल n का मान क्या है? कैपिटल w बटे कैपिटल m। इन दोनों का लॉसर लेंगे तो ये तो जैसे ऊपर का हम बताते हैं, दोनों का लॉसर क्या होगा? m स्मॉल m इंटू कैपिटल m हो गया। अब इसका इसमें पूरा, इसका इसमें, तो इसका पूरा करोगे तो छोटका w कैपिटल m, स्मॉल m इंटू कैपिटल w हो गया। स्मॉल m से स्मॉल m कट के कैपिटल m ऊपर चला गया, तो कैपिटल m ऊपर जा रहा है, स्मॉल w हो गया। यही चीज कैपिटल m स्मॉल w, यहाँ इसको जैसे ऊपर क्रम में था वैसे नीचे क्रम में कर दीजिए और कैपिटल को पहले कैपिटल w और स्मॉल m को बाद में दीजिए। इस तरह से राउंड के नियम से कहने मतलब यह, ध्यान दीजिए प्रश्न कैसे आता है। अब प्रश्न में जैसे विलायक का बांस दाब दे देगा, विलयन का बांस दाब पूछ सकता है, विलेय के मोलों की संख्या दे देगा, विलायक के मोलों की संख्या दे देगा। तो इनमें से क्या है कि 4 मान आपके सामने हैं, 1 2 3 4 मान है, तो कोई 3 मान इसमें से दे देगा और आपको एक मान निकालना होगा। तो या तो अगर विलेय के मोलों की संख्या दिया रहेगा तो आप यह सूत्र इस्तेमाल करोगे। अगर इन केस परीक्षा में मोलों की संख्या न देकर दे दिया कि विलायक का अणु भार इतना है, विलेय का भार इतना है, विलेय का अणु भार इतना है और विलेय का भार इतना है, तो अगर विलेय का जैसे ये विलेय का भार और अणु भार और विलायक का भार और अणु भार दिया रहेगा, तब आप सूत्र जो है राउंड में यह लगाएंगे P0 माइनस PS बटे P0 बराबर कैपिटल M स्मॉल w बटे कैपिटल M स्मॉल w प्लस कैपिटल W स्मॉल m का सूत्र लगाओगे। यानी अणु भार और भार दिया रहेगा तो राउंड के राउंड का जो सूत्र होगा यह लगाइएगा, और अगर मोलों की संख्या दिया जाएगा तो बस इतना ही लगाना है। तो कहने मतलब है कि ये जो नियम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इससे रिलेटेड इस पर जो है आधारित सवालों को हम बताएंगे। ये तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ही, अब इससे रिलेटेड सवालों को मैं कल बताऊंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। लाइक करिए, साथ ही साथ जो है शेयर करिए और कमेंट्स करिए, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू।